बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन। सो लेबर लेजिस्लेशन से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं अब तक। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड यू फाइंड ऑल दो सेशंस एंड वीडियोज एज वेल। सो आपको अगर प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है कोड 55 के लिए, लेबर वेलफेयर के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वो सारे, क्योंकि मैं सारे एंड टू एंड आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो या फिर वो आपका एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज हो। सो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो कि आपको एग्जाम यूजीसी नेट एंड जेआरएफ को क्रैक करने में आपकी हेल्प करने वाला है। एंड आई एश्योर यू दैट आप जो भी कंटेंट्स मेरे चैनल पर देखते हैं, आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, वो सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं लेकर के आती हूँ, जो भी टॉपिक्स कराती हूँ, जो भी सेशंस लेती हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि हमारा जो मेन मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम क्वांटिटी को ना फोकस करके हम क्वालिटी को मेंटेन करें। क्वालिटी से मतलब कि आप अगर थ्योरी पार्ट कर रहे हैं तो थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को समझें, किस तरह से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो आपको लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो हम जब भी पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्चुअल रीडिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि हम बस हवा में बात कर रहे हैं। या फिर अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज यानी पीवाईक्यूज ही सॉल्व करते हैं तो आप बस उनको रट्टा मार के चले गए एग्जाम हॉल में, तो ऐसे आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, थ्योरी पार्ट का अच्छे से अध्ययन करते हैं, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और चाहे वो क्वेश्चन भले ही बहुत ट्रिकी हो या फिर आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो कि पढ़ा ही नहीं है, वैसे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा क्लिक करेगा कि लगेगा कि हाँ, ये इससे रिलेट, आप रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। राइट। सो हमने लास्ट सेशन में बात की थी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये हमने लास्ट सेशन में किया था। उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। जो उसके बाद का हमारा सेशन था वो था डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में सेक्शन 2 पे हमने बात किया था कि व्हाट इज सेक्शन 2, इसके अंदर क्या क्या चीजें डील की गई हैं, क्या क्या पढ़ाया गया है आपको। लाइक एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने क्या पढ़ाया था, बट बेसिकली डील क्या करता है सेक्शन 2, हमने वो देखा था। सो एडल्ट, चाइल्ड, यंग पर्सन, कैलेंडर ईयर, ये सारी चीजें आती हैं, दैट ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर सेक्शन 2। डे, वीक, मशीनरी, एवरीथिंग कम्स अंडर दैट। फिर हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस सेक्शन के अंदर आता है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 2 के अंदर आता है। और मैन्युफैक्चरिंग आप वर्ड से समझ जाएंगे क्या हो सकता है, क्या इसके वर्ड हो सकते हैं। तो दे आर मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकअप, एवरीथिंग इज देयर। राइट। तो आपको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आज बात करेंगे वर्कर्स सेक्शन 2 के अंदर। वर्कर्स के अंदर जो वर्कर्स किसके अंदर आता है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 2L। सेक्शन 2L के अंदर आता है। राइट। सो देखेंगे यहाँ पर हम, जस्ट अ सेकेंड। सेक्शन 2L देखेंगे। Workers mean a person employed directly or through an agency and whether for remuneration or not। मतलब कि वर्कर्स कौन होते हैं, वर्कर्स वो होते हैं जिनको हम डायरेक्टली किसी भी कंपनी में, चाहे तो उनकी हायरिंग डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, किसी एजेंसी के थ्रू हो, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हो, दैट ऑल दोज विल पीपल विल कॉल्ड एज वर्कर्स। जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, चाहे वो डायरेक्टली हायर किए गए हो या फिर इनडायरेक्टली किए गए हो, वो वर्कर्स की कैटेगरी में आएंगे, दैट दे आर कॉल्ड वर्कर्स। पहला देखेंगे इसमें, इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और दूसरा in cleaning any part of the machinery or premises used for a manufacturing process। तीसरा है in any other kind of work uh, incidental or connected with the manufacturing process or the subject of the manufacturing process but does not include any member of the armed forces of the union। Whether a particular person is worker depends upon the terms of contract between him and employer। There should be a privity
of contract between management and employees. If an employer has no control over the work done by employees, they are not workers. मतलब क्या कह रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर है, स्टार्टिंग से देखते हैं क्या कह रहा है। एक तो होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हायर किए जाते हैं, राइट। सो दे विल कॉल्ड एज वर्कर्स, चाहे वो डायरेक्टली हायर किए गए हों या फिर इनडायरेक्टली किए गए होंगे, राइट। क्योंकि वो काम करने के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती किए जाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। दूसरा है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है, स्पेशली फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वहाँ पे जो लेबर होते, एक्चुअली वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर को वर्कर्स की कैटेगरी में रखा जाता है, राइट। लेकिन अभी जो नया अमेंडमेंट अमेंडमेंट क्या क्या लाइक नया रूल आया है, अभी कुछ दिनों पहले ही आया है, मैंने 2-3 दिन पहले ये न्यूज पढ़ी, दैट जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स वो सारे, चाहे वो ब्लू कॉलर हो या फिर व्हाइट कॉलर हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होते हैं, वो भी जो मैनेजर लेवल पे है, वो भी उस सब लोग जो जो काम करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो दे आर ऑल कॉल्ड वर्कर्स। पहले क्या था कि सिर्फ जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, पुराना पढ़ा रही हूँ, जिसमें माना गया है, क्योंकि यही अभी चल रहा है और एग्जाम में भी आपको यही इसी से पूछा जाएगा। बट अभी जो नया रूल आया है वो एप्लीकेशन क्या है कि वो चाहे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया है कि वो सारे ही लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो वर्कर्स कहलाएंगे, चाहे वो ब्लू कॉलर हो या फिर व्हाइट कॉलर हो। बट पहले क्या था, जो अभी हमारा चल रहा है, जो कि जिससे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ब्लू कॉलर की कैटेगरी के जो लोग की थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, जो वर्किंग क्लास में होते हैं, जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कम पढ़े लिखे रहते हैं, तो उनकी जॉब भी उसी टाइप की होती है। तो वो जो पीपल होते हैं वो वर्कर्स की कैटेगरी में आते थे, लेकिन अभी क्या है कि जो सारे ही लोग जो काम करते हैं वो सब वर्कर्स की कैटेगरी में आएंगे, राइट। तो वो अलग से मैं एक सेशन लेने वाली हूँ, जो कि नया जो रूल आया है। और रूल का क्या है कि वो जो रूल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, वो उन्होंने ये भी बोला है कि इस पे स्टेट गवर्नमेंट्स उनको फॉलो कर सकती है, वो उनकी चॉइस है, वो उस इस रूल को अपने स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो उनकी मर्जी है, राइट। तो इसलिए हम ये समझेंगे, सिर्फ ये नया रूल आया है, वो एप्लीकेशन स्टेट्स के ऊपर है, बट ये जो रूल आपको आप पढ़ रहे हैं, ये रूल मतलब चलता आ रहा है, और ये इंडस्ट्रीज में चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब मानते हैं उसको, उसी को फॉलो करते हैं। तो जो सब फॉलो करते हैं, पहले उस पर बात करेंगे। जो नया रूल आया है उसकी मैं अलग क्लास लूंगी, माइंड में मैं कल वो क्लास लूँ, राइट। वो कल मैं आपका पीपीटी तैयार कर लूंगी, और मैं उसको, कल मंडे है, कल डेट क्या है, कल आई थिंक है 12 या 13 तारीख है कल। तो कल का कर लेंगे सेशन, राइट। सो 12 जून है आई गेस, यस। तो कल का वो क्लास हम देखेंगे। अगर आपने लाइक आप अगर आप मेरा ये सेशन देख रहे होंगे, सो कल वो क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको नॉलेज के लिए वो है कि जो नई चीजें आती हैं, क्योंकि एग्जाम में आप जब जाते हैं तो आपको नया रूल क्या चल रहा है, पुराना क्या है, क्वेश्चन भले ही पुराने पैटर्न पे पूछा जाए, लेकिन आपको नई चीजें भी पता हो, आप कंफ्यूज ना हो, एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं होना है आपको, राइट। सो वो सेशन आपको देखना बहुत जरूरी है। सो उस सेशन को आप जरूर देखिएगा, राइट। यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि जो वर्कर्स होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हायर किए जाते हैं। दूसरा है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहाँ पे जो फैक्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है, उसमें वो काम करते हैं, दे आर कॉल्ड वर्कर्स। तीसरा ऑप्शन में देखा, दूसरा ऑप्शन में हमने देखा, इन क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी और प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब किसी भी तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो क्लीनिंग होती है उसमें अगर वो हिस्सा लेते हैं, वो काम करते हैं। या फिर मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें जो काम करने वाले पीपल होते हैं वो दे आर कॉल्ड वर्कर्स। तीसरा है इन एनी अदर काइंड ऑफ वर्क इन incidental or connected with the manufacturing process or the subject of the manufacturing process, but does not include any member of the armed forces of the union, where whether a particular person is worker depends upon the terms of contract between him and employer। जो workers होते हैं उनका जो contract होता है उनके बीच में, उस worker के बीच में और employer के बीच में, कि वो कितना काम करेंगे, कब तक काम करेंगे, उनका वेज, सब चीजें निर्धारित रहती हैं। देयर शुड बी प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, मतलब एक मतलब ऐसा नहीं हो कि वो जग जाहिर हो, लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में बना है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, उसमें प्राइवेटी होनी चाहिए, right? If an employer has no control over the work done by the employees, they are not workers। मतलब कि
वर्कर्स किसी ने, कहने का मतलब है कि वर्कर्स किसी न किसी के कैटेगरी के, किसी न किसी मतलब एम्प्लॉयर के अंडर आते हैं, वो उनकी कमांड को सुनते हैं, वो उनकी कमांड के ही बेसिस पे काम करते हैं कि ये काम आपको करना है, इतनी टाइम पे करना है। तो एक तरह से इसीलिए उनको वर्कर्स कहा जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी के कमांड पे काम कर रहे होते हैं। अगर सपोज एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉयर की कमांड में या फिर कमांड पे एम्प्लॉय वो पर्सन काम नहीं कर रहा है, फिर उसके कंट्रोल में काम नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स ये वो वर्कर है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, अपनी तरीके से काम कर रहा है, तो दैट दैट पर्सन विल नॉट बी कॉल्ड एज वर्कर। वर्कर वो होते हैं जो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होते हैं, उनकी कंट्रोल में काम करते हैं, कि जो बोलते हैं वही काम करते हैं, दैट दे आर कॉल्ड वर्कर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्कर्स सिंपली। से आपको इतना सब कुछ याद नहीं रखें, क्योंकि वर्कर्स का जनरली आपको पता होगा, सेक्शन पूछ सकता है कि किस सेक्शन के अंदर आता है वर्कर्स, तो आपको वो याद होना चाहिए, सेक्शन एल के अंदर, सेक्शन 2L के अंदर आता है वर्कर्स। फैक्ट्रीज, फैक्ट्री किसके अंदर आता है, सेक्शन 2M के अंदर आता है। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रिसिंक्ट्स देयर ऑफ, देखेंगे क्या फैक्ट्री किसको बोलते हैं, वेयर इन 10 or more workers आर वर्किंग और वर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ प्रोसीडिंग 12 months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinarily so carried on or whereon 20 or more workers are working or were working on a day, on any day of the preceding 12 months, and in any party of which a manufacturing process is being carried on without the aid of power or is ordinarily so carried on, मतलब aid the power, with the aid of power और without the aid of power, ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। कि जो पहला है कि जहां पे 10 या 10 से लोग ज्यादा लोग काम करते हैं, प्रोसीडिंग 12 मतलब 12 महीने, मतलब एक साल, लगातार एक साल 12, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, राइट, कोई फैक्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता हो, जहाँ पे लगातार 12 महीने के लिए 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, राइट, being the carried with the 12 month and any which manufacturing process is being carried out with the aid of the power, मतलब कि जो जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग प्रोसीडिंग 12 months काम कर रहे हैं विद द एड ऑफ पावर, उसको कहेंगे फैक्ट्री। विदाउट द एड ऑफ पावर के केस में कौन सा होगा, जहां पे 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं प्रोसीडिंग 12 month, मतलब लगातार 12 महीने, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई स्टैब्लिशमेंट जहां पे 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ द पावर, वो होगा आपका फैक्ट्री, दैट विल कॉल फैक्ट्री। सो विद द एड ऑफ पावर के केस में 10 या 10 से होने चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा होने चाहिए मिनिमम, मतलब कम से कम 10 होने चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है। तो विदाउट द एड ऑफ द पावर के केस में क्या होगा, विद द एड, मतलब विद, आप खुद कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे भी कंफ्यूज, आप मुझे भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है, लेट मी क्लियर इट। सो जहां पर विद द एड ऑफ पावर आ जाएगा, विद और विदाउट एड द पावर आएगा, राइट। सो विद द एड ऑफ द पावर, जहां पे लग जाएगा विद द एड, वहां पर 10 मिनिमम होने चाहिए, उसको बोलेंगे फैक्ट्रीज एक्ट। जहां पर आ जाएगा विदाउट एड, विदाउट द एड ऑफ पावर, वहां पे कम से कम 20 होने चाहिए। तो ये डिफरेंस आप याद रखना, क्वेश्चन में आपको ये बहुत शार्पली पूछ लिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप गलत मार्क करके आ जाएंगे, राइट। सो ये क्वेश्चन बनता है, 4 दे देंगे, इसमें से सही कौन सा है, तो ये सारे ही ऑप्शंस, मतलब एक तो विद द एड ऑफ द पावर, विदाउट द एड ऑफ द पावर, तो जहां पे आपको 10 लिखना है, मतलब विद द एड ऑफ द पावर में कम से कम 10 होनी चाहिए, वहां पे क्या कर देगा, 20 कर देगा, और विदाउट द एड ऑफ पावर में 20 होना चाहिए, बट वहां पे 10 कर देगा। तो ये कंफ्यूजन आपके लिए हो जाएगी, तो आप हमेशा याद रखिएगा, जहां पे विद द एड ऑफ द पावर है, वहां पे कम से कम 10 वर्कर होने चाहिए किसी भी फैक्ट्री में प्रोसीडिंग 12 months, और जहां पे विदाउट द एड ऑफ पावर आ गया, वहां पे कम से कम 20 लोग होने चाहिए काम करने के लिए, 20 पीपल होने चाहिए, 20 वर्कर होने चाहिए प्रोसीडिंग 12 months। सो ये फैक्ट्री की डेफिनेशन है, राइट, सेक्शन 2M के अंदर आता है, ये सिर्फ आपको समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है आपको। बट डज नॉट इंक्लूड अ मिल सब्जेक्ट टू द operation of the Mines Act 1952 or a mobile unit belonging to the armed forces of the Union, a railway running shed or a होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस। मतलब आप, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जहां पे विद द एड ऑफ द पावर और विदाउट द एड ऑफ पावर, आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे, जहाँ पे 10 या 10 से लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। बट अब दूसरी लाइन में देखेंगे आप, बट डज नॉट इंक्लूड अ मिल सब्जेक्ट to the operation of mines act 1952
और मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्सेज, जो जो यूनिट होती है जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस का काम होता है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, मतलब जो यूनियन है आर्म्ड फोर्सेस की है। रेलवे की बात करें, रेलवे रनिंग शेड और होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस, इनको आप फैक्ट्री नहीं कह सकते, दे डजंट कम अंडर दी फैक्ट्रीज। मतलब फैक्ट्रीज कौन, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो होता है फैक्ट्रीज। लेकिन यहाँ पे आप मतलब इनको नहीं आप इंक्लूड कर सकते हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ द माइंस एक्ट 1952। मोबाइल यूनिट जहाँ पे बनती है, लाइक मोबाइल यूनिट को, या फिर आर्म्ड फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, रेलवे रनिंग शेड और होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस, इनको आप फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर सेक्शन 2N के अंदर आता है, आपको ये याद रखना है, ऑक्यूपायर सेक्शन 2N के अंदर आता है। Occupier of a factory means the person who has ultimate control over the affairs of the factory, and where the shared affairs are entrusted to a managing agent, such agent shall be deemed to be the occupier of the factory. दूसरा है ऑक्युपायर में बी अ फर्म और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, इट मीन्स द पर्सन बी इट इंडिविजुअल और partnership or a joint stock company which has the ultimate control over the affairs of the factory. An occupier may be an owner, lessee or mayor, licensee, but he must have the right to occupy the property and dictate terms of management. 4 है the manager of the factory who resides in a part of the premise of the factory is not an occupier of the factory within the meaning of the act. So समझेंगे क्या है ऑक्यूपायर, किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले सेक्शन 2N के अंदर आता है ऑक्यूपायर, आगे देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। ऑक्युपायर ऑफ ए फैक्ट्री मीन्स द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। मतलब ऑक्युपायर किसको माना जाएगा, ऑक्युपायर उसको कंसिडर किया जाएगा जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है ओवर द फैक्ट्रीज अफेयर्स, मतलब फैक्ट्री में क्या काम होना है नहीं होना है, फैक्ट्री से रिलेटेड हर एक डिसीजन जो लेता है वो होता है ऑक्युपायर, उसके पास फैक्ट्री का कंट्रोल होता है, दैट पर्सन इज ऑक्युपायर। and where the said affairs are entrusted to a managing agent, such agent shall be deemed to be the occupier of the factory। मतलब वो कहते हैं कि वो मैनेजिंग एजेंट होते हैं एक तरह से, और उन एजेंट्स को क्या कहते हैं, वो जो एजेंट होता है जो जो कि पूरी तरह से ख्याल रखता है, वो होता है ऑक्युपायर ऑफ द फैक्ट्री। दूसरा है ऑक्युपायर में बी अ फर्म और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। ऑक्युपायर हो सकता है कि वो एक फर्म हो सकता है या फिर वो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। इट मीन्स द पर्सन बी इट इंडिविजुअल और पार्टनरशिप और अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी विच हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। मतलब जो ऑक्युपायर होता है या तो वो इंडिविजुअली बना किसी भी फैक्ट्री को बनाए, या तो वहां पर पार्टनरशिप के साथ भी वो फैक्ट्री को बनाता है। तो वहां पर इंडिविजुअल भी हो सकता है और कई लोग मिलकर के भी ओनर बन सकते हैं, उसके ऑक्युपायर बन सकते हैं। तो दे आर मेनी पीपल लाइक, आपने रूल भी पढ़ा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तभी आप उसकी मतलब उस फैक्ट्री का आप बोल सकते हैं कि ओनर है, ओनरशिप फर्म है। ठीक है, तो ऑक्युपायर मतलब छोटे ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको ऑक्युपायर से समझना है कि ऑक्युपायर कैन बी इंडिविजुअल एज वेल, और ऑक्युपायर ऐसा भी हो सकता है कि ज्वाइंट वेंचर में काम करें, मतलब कि कई एक से ज्यादा लोग भी मिलकर के किसी कंपनी को खड़ा कर सकते हैं, तो वो भी ऑक्युपायर ही कहलाएंगे क्योंकि वो शेयर होल्डर्स होते हैं एक तरह से। राइट, यहाँ पे देख रहे हैं ना, पार्टनरशिप और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विच हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्रीज। तो जितने ऑक्युपायर होंगे वो सब अल्टीमेट कंट्रोल रखेंगे फैक्ट्रीज के हर एक काम पे, हर एक अफेयर्स पे। एन ऑक्युपायर में बी एन ओनर, जो ऑक्युपायर होता है वो हो सकता है कि ओनर हो कंपनी का, लेसेस और मेयर लाइसेंसी, या तो हो सकता है वो लाइसेंसी हो सकता है जो लाइसेंस प्रोवाइड करता है। must but he must have the right to occupy the property and dictate terms of management। चौथा है the manager of a factory who resides in a part of the premises of the factory is not an occupier। मतलब इसका मतलब नहीं है कि जो मैनेजर है कंपनी का वो प्रीमाइसेस में रहता है, फैक्ट्री के वहीं पे रहता है, वहीं पे रिजाइड भी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी का ओनर हो गया या फिर वो ऑक्युपायर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
राइट। रहने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए कंपनी कई बार क्या करती है कि मैनेजर्स को वहाँ पे व्यवस्था कर देती है कि आप यहीं पर रहिए, यहीं से आप सारी चीज़ें करिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पर्सन एज अ मैनेजर अगर किसी भी फैक्ट्री के प्रीमाइस में रहता है, रिजाइड करता है, तो वो कंपनी का ओनर या फिर ऑक्यूपायर बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। रिले एंड शिफ्ट, रिले एंड शिफ्ट किसके अंदर आता है? सेक्शन 2R के अंदर आता है। वेयर वर्क ऑफ द सेम काइंड इज कैरीड आउट बाय टू और मोर सेट्स ऑफ वर्कर्स वर्किंग ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डे, ईच ऑफ सच sets is called a relay and each of such period is called a shift. Relay and shift क्या है? Where work of the same kind is carried out. मतलब relay मतलब जो जहां पर एक ही तरह का काम कैरीड होता है, मतलब किया जाता है, मतलब एक के बाद एक वैसे ही काम किया जा रहा है, एक सीरीज की तरह से। ये काम खत्म हुआ, फिर उसी टाइप का दूसरा काम स्टार्ट हो गया, तो एक सीरीज की तरह वो काम चलता है, उसको कहते हैं रिले। रिले मतलब किसी के ऊपर आश्रित होना, मतलब निर्भर करना। तो वो हो गया वेयर वर्क ऑफ द सेम काइंड इज कैरीड आउट बाय टू और मोर सेट्स ऑफ वर्कर्स वर्किंग ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द डे। मतलब कि मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग एक ही सेट के काम को कर रहे हैं, मतलब एक ने काम को खत्म किया तो दूसरा उसी काम को आगे बढ़ाते हुआ काम करेगा, राइट। फिर दोबारा पर्सन आया तो फिर वो उस काम को और आगे तक लेके जाएगा, मतलब कि एक ने छोड़ा तो दूसरे ने उसी वहीं से स्टार्ट कर दिया, उसको और आगे लेकर गया। दैट इज कॉल्ड रिले, राइट। और शिफ्ट को समझेंगे ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डे, मतलब डिफरेंट उनका पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन काम सेम होता है, वो काम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं। दैट इज रिले। ईच ऑफ सच सेट्स इज कॉल्ड अ रिले एंड ईच ऑफ सच पीरियड इज कॉल्ड अ शिफ्ट। मतलब जो काम का जो सेट होता है उसको रिले बोलेंगे। जो काम हो रहा है कि एक पर्सन ने इतना काम किया, उसी काम को फिर दोबारा जो दूसरी शिफ्ट में पर्सन आएगा काम करेगा, उसको आगे बढ़ाते हुए लेके जाएगा। तो जो काम है वो उसको रिले कहेंगे। जो जो पीरियड वाइज जो काम हो रहा है वो होगा आपका रिले। और जो शिफ्ट वाइज मतलब टाइम वाइज जो काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे शिफ्ट। क्योंकि जो पर्सन सपोज मान लीजिए कि सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक किसी एक सेट के काम, एक सेट का मतलब जो एक टीम मेंबर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सपोज 5 लोग हैं, तो 5 लोगों ने 9 घंटे में इतना काम किया, और उसके आगे से फिर जो दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है 7 से, मान लीजिए 7 से अगेन वो 6 बजे तक या 4 बजे या 3 बजे तक जो भी उनकी शिफ्ट हो, राइट। सो काम करते हैं, तो जो 7 बजे से अगेन जो करती है तो वो क्या करते हैं, कैरी करती है उसी काम को। जब वो काम को जब कैरी करते हैं तो जो काम का जो ड्यूरेशन है उसको कहेंगे रिले। लेकिन जो उनकी टाइमिंग डिफरेंट है तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी और दूसरे की नाइट शिफ्ट हो गई, तो जो शिफ्ट है उनकी उनको शिफ्ट कहेंगे। मतलब एक टाइम से जब दूसरे टाइम तक जाती है बात, मतलब जब दूसरा जब दूसरे टीम मेंबर उसी काम को आगे बढ़ाते हुए काम करते हैं तो उसको शिफ्ट वाइज बोलते हैं कि शिफ्ट में ये इनकी शिफ्ट दूसरी हो गई है लेकिन काम सेम कर रहे हैं, वो आगे काम कर रहे हैं, तो वो हो गया शिफ्ट। और जो काम कर रहे हैं हो गया रिले। तो इस तरह से समझेंगे इसको कि शिफ्ट और रिले क्या है, रिले और शिफ्ट क्या है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको मैंने कंफ्यूज नहीं किया होगा, राइट। सो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लाइक इस लाइन को पढ़ेंगे, 2 लाइन को, आपको समझ में आ जाएगा, इजी है, राइट। और ये आता है किसमें है, सेक्शन 2R के अंदर आता है। नेक्स्ट सेशन में हम टॉपिक करेंगे अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी and please do share my channel with your friends who are preparing for the human resource management and labor welfare for code 55, and also ask them to subscribe after subscription. Please do click on bell icon so that they could get notifications as well on like whatever sessions and classes I take on YouTube. They can avail easily. And also सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करने के साथ साथ आप उनको लाइक करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करिए। कहीं पे भी आपको लगता है किसी भी तरह का कोई लैक है, कोई मतलब टीचिंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, पीपीटी में कोई प्रॉब्लम है, कंटेंट्स में जो मैं लेके आके आती हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम है, वट एवर थिंग, इफ वट सो एवर यू आर गेटिंग एनीथिंग लाइक विच इज नॉट looking you relevant, then please do let me know. I'll work on that. All right. So thank you so much for watching me. Thank you very much.